Hello student, good morning to all of you. In this video I am going to talk you about ecological succession या इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब तक के जो वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें इकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपने उनके बारे में जाना होगा। ये आपके ऊपर है कि आपने वास्तव में कितने सिंसियरली उन वीडियोस को देखा है या नहीं देखा है। यदि देखा है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो कोई भी जो इकोसिस्टम है उसके हम लोगों ने देखा कि उसमें दो घटक होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरे एबायोटिक। जो एबायोटिक घटक हैं या अजैविक जो घटक हैं उनको हम पर्यावरणीय कारक या वातावरण कह देते हैं। तो कोई भी जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिक तंत्र है या पारितंत्र है, उसके जो वातावरणीय कारक हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। उसी प्रकार किसी कम्युनिटी में, जो इकोसिस्टम में कोई कम्युनिटी है यानी उसमें जो जीव हैं वो भी स्थिर नहीं होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी है, वो वृद्धि कर विकसित होते रहते हैं और प्रजनन करते हुए परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होकर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वातावरण गतिमान होता है, स्थान और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार किसी कम्युनिटी में पाए जाने वाले जीव भी गतिमान और परिवर्तनशील होते हैं। अतः वातावरण के परिवर्तन के कारण होता क्या है, पूर्व के जो जीव किसी स्थान पर पाए जाते हैं उसके स्थान पर नए जीव आ जाते हैं और एक नया समुदाय या कम्युनिटी स्थापित हो जाता है। प्रकृति में इस प्रकार समुदायों का जो प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट है, वो चलता रहता है। समुदाय का दिशात्मक परिवर्तन जो इस तरह से होता है उसी को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अनुक्रम को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण को सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एक पारिस्थितिक अनुक्रमण की जो परिभाषा है वो बताओगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? Ecological succession is the process of changing in community of plants and animal species and their environment at one place in the course of time is called ecological succession। यानी ecological succession क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किसका? जो कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, उसमें परिवर्तन का। अब उस समुदाय में कम्युनिटी प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, और उस कम्युनिटी के अलावा जो उसका एनवायरमेंटल है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है। कहाँ पर? एक स्थान पर, किसी एक विशेष स्थान पर, एक समय के दौरान। इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक समय के दौरान। और इसी को हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कह देते हैं। यानी समय के साथ किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समुदाय और जो वहाँ का पर्यावरण है उसमें होने वाली जो परिवर्तनों की प्रक्रिया है उसी को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ये जो पारिस्थितिक अनुक्रमण शब्द है, सक्सेशन जो वर्ड है, इसका सबसे पहले उपयोग स्वीडन के वैज्ञानिक हुल्ट ने 1885 में किया। किसके लिए किया? जो समुदाय के नियमबद्ध परिवर्तन होते हैं उनके अध्ययन के लिए
सक्सेशन शब्द का प्रयोग किया। इसके पश्चात काउल्स नामक वैज्ञानिक ने 1899 और 1900 में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसकी वास्तविक नींव रखी। इसके पश्चात क्लीमेंटस नामक वैज्ञानिक ने 1907 और 1916 में अनुक्रमण के सिद्धांतों का उल्लेख किया। क्लीमेंटस ने 1916 में जो प्लांट कम्युनिटी हैं उनके अध्ययन के दौरान अनुक्रमण की परिभाषा दी। क्लीमेंटस के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? प्राकृतिक या नेचुरल प्रोसेस है, जिसके द्वारा किसी निश्चित स्थान पर एक समुदाय के जीव बदलकर दूसरे समुदाय के जीव स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लीमेंटस 1916 के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी निश्चित स्थान पर एक समुदाय के जीव बदलकर दूसरे समुदाय के जीव स्थापित हो जाते हैं। इसके पश्चात ओडम नामक जो इकोलॉजिस्ट था उसने 1971 में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को सुव्यवस्थित क्रमानुसार पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास या इकोसिस्टम का डेवलपमेंट कहा। पारिस्थितिक अनुक्रमण को 3 मापदंडों के आधार पर हम परिभाषित करते हैं। पहला, समुदाय विकास प्रक्रम में समय के साथ समुदाय की जो जाति, संरचना और क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। समुदाय विकास प्रक्रम में समय के साथ समुदाय की जाति, संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। यह जो प्रक्रम है ये दिशात्मक होता है और इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में आने वाले समय में किस तरह की कम्युनिटी निवास करेगी। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो एक दिशात्मक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? दिशात्मक प्रक्रम है। ठीक है, कैसा प्रक्रम है? दिशात्मक। ठीक है, एक दिशात्मक प्रक्रम है और इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, एक दिशात्मक प्रक्रम है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दूसरा जो इसका मापदंड है वो है कि वातावरण के परिवर्तन एवं समुदाय के जीवों के वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। ये क्या किसकी वजह से होता है? जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, पारिस्थितिक जो अनुक्रमण है, ये वातावरण के परिवर्तन और उसमें जो समुदाय है उसके जीवों के वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसका नियंत्रण जो वातावरणीय परिवर्तन है या वातावरणीय परिवर्तनों की गति है उसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। तीसरा जो मापदंड है पारिस्थितिक अनुक्रमण का वो है कि अनुक्रमण के अंत में स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। यानी जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो जो अंत में तंत्र बनेगा, जो पारिस्थितिक तंत्र बनेगा वो कैसा होगा? स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा। कैसा? स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनेगा जिसमें जीव भार या बायोमास और जीवों के बीच जो सिम्बायोसिस एक्टिविटीज़ हैं उनमें निरंतरता बनी रहेगी। यानी जो तीसरा मापदंड है उसके अनुसार अनुक्रमण के अंत में एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है जिसमें बायोमास और जीवों के बीच जो सिम्बायोटिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो निरंतरता बनाए रखती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनुक्रमण के कारक हैं, जो अनुक्रमण के कारण हैं या कारक हैं
वो क्या क्या हैं। अनुक्रमण, आपने जैसे जाना कि अनुक्रमण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है। इसलिए कोई भी जो प्रोसेस होता है उसकी मध्यवस्थाएं होती हैं। प्रोसेस कभी ऐसा नहीं होता कि शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। कोई भी प्रोसेस क्या है, उसके बीच की कुछ स्टेजेस होती हैं। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो भी क्या है, एक प्रोसेस है, और ये कई मिडिल स्टेज से गुजरता है, कई मध्यस्थ अवस्थाओं से गुजरता है, जिन्हें हम सीयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीयर, जिनको हम सीयर कहते हैं। जो अनुक्रमण है वो एक प्रक्रम है और उसकी कई मध्यस्थ अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं। इंग्लिश में SERE, सीयर। ठीक है, तो ये क्या है, किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो मध्यवस्थाएं उनको हम सीयर कहते हैं। समुदाय की परिपक्व अवस्था की जो अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, समुदाय क्या है, एक प्रक्रम है और उसकी जो मध्यावस्थाएं हैं वो सीयर कहलाती हैं, और जो अंतिम अवस्था होती है उसको हम चरम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम अवस्था या क्लाइमैक्स। तो जो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की अंतिम अवस्था है उसको हम चरम अवस्था या क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। अनुक्रमण का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो अनुक्रमण है उसको मुख्य रूप से ये 3 कारक प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। पहला कारक या कॉज जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, वो है क्लाइमेटिक कॉजेस या जलवायवीय कारक। अनुक्रमण का एक प्रमुख कारण जलवायवीय कारक होते हैं। जब किसी स्थान पर जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाते हैं तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो अधिक समय तक उस स्थान पर नहीं रह पाते। इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे नए जीव उस स्थान पर आ जाते हैं। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं उसमें आपके कहीं अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, आंधी आ गई, या फिर आग लग गई, हिमपात हो गया, पाला पड़ गया, इसकी वजह से क्या होता है, जीवों का विनाश हो जाता है। ठीक है, जब उन जीवों का विनाश हो जाता है तो उसकी स्थान पे क्या है, नए जीव आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जलवायु है वो जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसका एक कारण है। दूसरा जो कारण होता है पारिस्थितिक अनुक्रमण का, वो है टोपोग्राफिक कॉजेस या कहें भू आकृतिक कारक या कारण। ठीक है, जब भू आकृति या जो मृदा है उसमें परिवर्तन के कारण अनुक्रमण होता है तो उसको हम भू आकृतिक कारण कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मेन जो टॉपोग्राफिक कॉजेज़ की बात करें तो उनमें पहला है मृदा के अपरदन के कारण, बाय इरोजन ऑफ सॉइल। किसके कारण? मृदा के अपरदन के कारण। जल के बहाव से या वायु, नदी, समुद्र या वर्षा के जो कारण हैं या कारक हैं उनकी वजह से भूमि की जो ऊपरी परत है उसका अपरदन होता है, जिसको हम मृदा अपरदन या इरोजन ऑफ सॉइल कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण जो जीव हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें जब इरोजन ऑफ सॉइल होगा तो किसी क्षेत्र विशेष में समय के साथ जीव नष्ट हो जाएंगे और उनकी जगह पर दूसरे जीव स्थापित हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो इरोजन ऑफ सॉइल है ये भी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको प्रभावित करती है। इसकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। टॉपोग्राफिक कॉजेज में अगला जो कारण है वो है सॉइल डिपोजिशन या मृदा का जमाव। यह भी एक अनुक्रमण का महत्वपूर्ण कारण है। नदी या समुद्र की जो लहर हैं उनके द्वारा
किनारों एवं जो तल हैं उनमें जमी हुई रेत या पहाड़ों से गिरती हुई बर्फ के कारण या फिर भूस्खलन या ज्वालामुखी के फटने के कारण अनाच्छादित क्षेत्र बनते हैं। कैसे क्षेत्र? वेयर एरिया बनते हैं। अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे स्थानों पर मिट्टी जमती है और वहाँ जो पहले से जीव हैं वो उस मिट्टी के जमाव के कारण दबकर नष्ट हो जाते हैं और इन स्थानों पर एक नए प्रकार का समुदाय विकसित होता है या नए प्रकार के जीव अनुक्रमण में आ जाते हैं। इसके बाद जो पारिस्थितिक अनुक्रमण का तीसरा कारण है वह है बायोटिक कॉजेज या जैविक कारक या जैविक कारण। जब किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों में आपस में जो क्रियाएं हैं उनके कारण उस स्थान का यदि वातावरण या एनवायरनमेंट बदल जाए और पुराने जीव उस स्थान से हट जाएं या नष्ट हो जाएं, जिसके फलस्वरूप नए जीव आकर स्थापित हो जाएं, तो इसे हम जैविक कारण कहते हैं किसी पारिस्थितिक अनुक्रमण का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण चाहे वो टेरेस्टेरियल हो, मरीन एनवायरनमेंट में हो या फ्रेश वाटर का हो, मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है। जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है वो कितने प्रकार का माना जाता है? दो प्रकार का माना जाता है। दो प्रकार है। पहला प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, पहला प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण। जो प्राथमिक अनुक्रमण है, इस प्रकार का अनुक्रमण ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर पहले से जीव नहीं पाए जाते हैं, या ये कहें कि जो प्राथमिक अनुक्रमण है वो निर्जन तंत्र से प्रारंभ होता है या वहाँ पर पहले जीवों के रहने की अवस्थाएं अनुकूलित नहीं होती हैं। इस तरह का जो अनुक्रमण है वो जो नेक्ड रॉक होती हैं या रेत के टीले होते हैं या फिर नए जो द्वीप होते हैं या हिम अपसर्पण से अवतरित जो हिमानी क्षेत्र हैं या फिर ज्वालामुखी के द्वारा निकली हुई जो राख है उनमें अनुक्रमण होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी अनुक्रमण या प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। इसमें ये जैसे ये देख रहे हो, ये पहली जो है, इससे पहले जो रॉक होगी वो कैसी थी? नेक्ड रॉक थी। नेक्ड रॉक थी, वहाँ पर कोई भी प्लांट या एनिमल नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ कम्युनिटी डेवलप होती है उस रीजन में। तो इस तरह का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। यह हमेशा निर्जन तंत्र से प्रारंभ होता है। दूसरा जो है द्वितीयक अनुक्रमण है या सेकेंडरी सक्सेशन है, जब किसी तंत्र में पहले से उपस्थित जो समुदाय है किन्हीं प्राकृतिक कारणों के द्वारा हटाया जाता है और किन्हीं प्राकृतिक कारणों के कारण हटाया जाता है और उसके स्थान पर नई परिस्थितियों के अनुसार समुदाय यदि स्थापित हो जाता है और स्थापित होने के बाद चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं।
तो ये उन स्थानों पर होता है जहाँ पर पहले से ही क्या है, जीव उपस्थित होते हैं। किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण या किसी बाहरी कारक के कारण जो डिस्टरबेंस होता है या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनमें परिवर्तन होता है, या पर कहें कि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होती है, प्रलयकारी कोई घटना होती है, उसके कारण क्षेत्र के जीव नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए जीव स्थापित हो जाते हैं, तो इसको हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण के जो क्रमक हैं, यानी जब ये सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो इसकी जो बीच की स्टेजेस आती हैं उनको सबसियर कहते हैं या अपक्रमक कहते हैं। जबकि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसके बीच की जो अवस्थाएं होती हैं उनको हम प्राथमिक क्रमक या प्राइसियर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अनुक्रमण है वो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण के अलावा जो अनुक्रमण है पारिस्थितिकीय, उसको हम दो अन्य प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जिनको हम स्वपोषीय अनुक्रमण या ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और विषमपोषीय अनुक्रमण या हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन भी कहते हैं। तो यदि हम पारिस्थितिकीय जो अनुक्रमण है उसके प्रकारों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक तो ये है कि यदि हम उसके जो एनवायरनमेंट है उसके आधार पर बात करें तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण होता है। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के दो प्रकार हैं, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण जब किसी ऐसे स्थान पर अनुक्रमण होता है जहाँ पर पहले क्या है, कोई जीव नहीं था, यानी निर्जन स्थान से शुरू होता है तो उसको प्राथमिक। और यदि किसी ऐसे स्थान पर होता है जो किसी घटना की वजह से एक जो पहले कोई वहाँ पर कम्युनिटी थी वो नष्ट हो जाए और दोबारा से दूसरी कम्युनिटी डेवलप हो, तो उसको हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। तो इस तरह प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के अलावा जो अनुक्रमण हैं उनको हम दो अन्य प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार है स्वपोषीय अनुक्रमण या ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है वो विषमपोषीय अनुक्रमण या हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। जो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है, इस प्रकार के अनुक्रमण में प्रारंभ में जो स्वपोषी पादप या जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इस प्रकार का अनुक्रमण अकार्बनिक पदार्थों युक्त माध्यम या स्थानों पर होता है, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ नहीं होते। कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पर होता है वहाँ ये प्रारंभ होता है। और यहाँ प्रारंभ में विषमपोषीय जीव संख्या में कम पाए जाते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक जो जीव हैं वो इस वातावरण में कम पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्थानों पर ऊर्जा का जो प्रवाह है, इस प्रकार के जो जगह हैं उन पर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अनिश्चित समय तक बना रहता है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो स्वपोषीय अनुक्रमण है वो प्रारंभ में हरे पादप जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ शुरू होगा। तो इस प्रकार का अनुक्रमण अकार्बनिक वातावरण में मुख्य रूप से होता है, प्रकृति में विस्तार से फैला हुआ होता है। इसमें स्वपोषी जीवों का प्रभाव निरंतर बना रहता है, जैसे हरे पादप। दूसरा जो प्रकार है वो है विषमपोषीय अनुक्रमण या हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। इस प्रकार का अनुक्रमण मुख्यतः कार्बनिक वातावरण होता है। कैसे वातावरण होता है? कार्बनिक वातावरण। कैसे वातावरण में? कार्बनिक वातावरण में
होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कार्बनिक वातावरण होता है। इसमें जो विषम पोषीय जीव हैं उनका बाहुल्य होता है। किस तरह के जीवों का बाहुल्य होता है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन में? जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनका इसमें बाहुल्य होता है, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं या अन्य जो एनिमल्स हैं उनमें। तो विषम पोषीय जो अनुक्रमण है, ये विषम पोषीय जो जीव होते हैं कौन से? जीवाणु, कवक एंड इस तरह के जो जीव होते हैं या प्राणी हैं उनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जबकि जो स्वपोषीय अनुक्रमण है इसमें स्वपोषी जीवों का प्रभाव ज़्यादा रहता है या कहीं हरे पादप ज़्यादा रहते हैं। यह जो जर्नल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो होने वाला अनुक्रमण है उसमें निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोई भी पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है उसमें जो पहली स्टेज है वो होती है न्यूडेशन या अनाच्छादन। कौन सी होती है? अनाच्छादन। अनाच्छादन। ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसकी जो पहली अवस्था होगी वो होगी न्यूडेशन या अनाच्छादन। दूसरी होगी आक्रमण या इन्वेशन। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? आक्रमण। आक्रमण। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो पहली अवस्था है वो न्यूडेशन है, दूसरी इन्वाजन है और तीसरी जो है वो कहें प्रतिस्पर्धा या सहक्रियाएँ हैं या कहें सक्सेसनिस्ट स्टेजेस हैं। तो इसमें क्या है? दो प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं। पहली तो प्रतिस्पर्धा और सहक्रियाएं या कंपटीशन एंड कोएक्शंस हैं, और उसके बाद जब कंपटीशन और कोएक्शंस होंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो रिएक्शंस होंगी। तो उन जीवों के बीच में क्या होंगी? रिएक्शंस या प्रतिक्रियाएं होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो अंतिम अवस्था होगी वो चरम अवस्था या क्लाइमैक्स स्टेज होगी। कौन सी? चरम अवस्था। ठीक है, तो किसी भी जो जर्नल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला अनाच्छादन न्यूडेशन, दूसरा आक्रमण या इन्वेजन, और तीसरा प्रतिस्पर्धा व सहक्रियाएँ कंपटीशन एंड कोएक्शन, और जो चौथी स्टेज होगी वो होगी प्रतिक्रिया या रिएक्शंस। इसके बाद अंतिम जो क्रिया होगी वो क्या होगी? चरम अवस्था या स्थायीकरण या स्टेबलाइजेशन और क्लाइमैक्स स्टेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहली अवस्था है ये क्या है? आप यहाँ क्या देख रहे हो? ये फर्स्ट स्टेज है। ये क्या है? अनाच्छादन की अवस्था है या न्यूडेशन की स्टेज है। यहाँ पर किसी भी तरह का ना तो कोई ऑटोट्रॉफ्स है और ना ही कोई यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स है, यानी यहाँ पर कोई भी जीव या बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस स्टेज पे ये दूसरी अवस्था है या इन्वेशन स्टेज है, जहाँ पर दूसरे जीव आके अपना जीवन शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होंगी? प्रतिस्पर्धा और सहक्रियाएँ होंगी, कंपटीशन और जो कोएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये चौथी स्टेज आएगी जिसमें रिएक्शंस होंगी। फिर फोर्थ स्टेज आएगी जिसमें प्रतिक्रिया या रिएक्शंस होंगी, और ये लास्ट में जो आपका बनेगा वो आपकी चरम अवस्था या क्लाइमैक्स स्टेज होगी। जैसे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको हम आवास के आधार पर या नमी के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है हाइड्रोसीयर, दूसरा है जीरोसीयर और तीसरा है मध्यवर्ती
कृमक या मीजोस्फीयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सक्सेशन, यानी ये जो तीनों तरह के जो अनुक्रमण के प्रतिरूप हैं, ये पारिस्थितिकी में उसकी जो आवास है उसके प्रकार के आधार पर है, या उसमें जो आर्द्रता की मात्रा है उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है, पहला ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये आमतौर पर ऐसे स्थानों पर देखने को मिलता है जहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, या ये कहें कि ये झील या तालाब जैसी जो जगह होती हैं उनमें मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। तालाब या जो झील के मध्य में गहरी जगह होती है और उससे जो धीरे धीरे किनारों की ओर कम गहरे होते जाती है, तो जो मृत जीव होते हैं वो इस जल की जो तली है उसमें जमते रहते हैं, जिससे जल का स्तर क्या है, ऊपर उठता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो जलीय आवास है वो जलीय जो आवास है ये किस में, स्थलीय आवास में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रोसेस में कई अवस्थाएं आती हैं। जैसे पहली जो अवस्था है वो है सबमर्ज स्टेज, जिसमें तालाब और झील के जो 10 फीट से ज़्यादा गहराई वाले क्षेत्र है उसमें कभी भी आपको पुष्पी पादप नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो फाइटोप्लैंक्टन या शैवाल हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो 10 फुट से ज़्यादा कम गहरे स्थान हैं उनमें हमें निमग्न या सबमर्ज जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे, और जो फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं वो पाए जाएंगे। तो इस तरह का जो सक्सेशन है जो कहाँ पर शुरू होता है, किसी झील या तालाब में शुरू होता है, और उसका जो जल है उसमें धीरे धीरे जीवों के मृत होने से, जमने से, या फिर जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लोटिंग या जैसे भी प्लांट्स हैं वो सब जमते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे जो जलीय स्थान है वो किस में परिवर्तित होता है, स्थलीय आवास में। तो इस तरह का जो अनुक्रमण होगा वो जल क्रमांक या हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और दूसरा है मरुक्रमक या जीरोस्फीयर। ये हमेशा शुष्क या अति जो रुक्ष या हाईली ड्राइड जो हैबिटेट हैं उनमें होने वाला जो अनुक्रमण है उसको हम जीरोस्फीयर कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है। जो आपका जीरोस्फीयर है ये 2 प्रकार का हो सकता है, आवास के आधार पर 2 प्रकार का हो सकता है। जीरोस्फीयर 2 प्रकार से हो सकता है, या तो ये क्या होगा, सेल क्रमक होगा। कैसा, सेल क्रमक, या जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर शेयर या लिथोस्फीयर कहेंगे। और दूसरा होगा बालुकी क्रमक या सेमोस्फीयर। यदि अनुक्रमण किसी पर्वत पर या किसी चट्टान पर होता है या किसी शैलखंड पर प्रारंभ होता है तो उसको हम शैल क्रमक या लिथोस्फीयर कहते हैं। और यदि इस तरह का जो सक्सेशन है वो किसी बालू मिट्टी में या किसी डेजर्ट में होता है तो उसको हम सेमोस्फीयर या बालुकी क्रमक कहते हैं। तो इस तरह से जो जीरोस्फीयर है वो 2 प्रकार का हो सकता है। तीसरा प्रकार है मध्यवर्ती क्रमक या मीजोस्फीयर। ये जो मीजोस्फीयर है ये आपने ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर और जो जीरोस्फीयर देखी उनकी जो मध्यवर्तीय वातावरणीय अवस्थाएं होती हैं उनमें होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स स्टेज है उसके बारे में थोड़ा जान लो। जो आपने अभी जैसे बात की हमने तो क्लाइमेक्स स्टेज के बारे में बात की,
तो क्लाइमेक्स स्टेज क्या होती है, या कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स स्टेज क्या है, कि जब कहीं पर अनुक्रमण होता है या इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है उसके द्वारा स्थापित जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटी हैं और उसका जो वातावरण है उनके मध्य जो प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, इसके परिणाम स्वरूप एक समुदाय दूसरे समुदाय की जगह स्थायी हो जाता है। इस अवस्था में जो प्लांट और जो एनिमल समुदाय और वातावरण है उनके मध्य क्या है, एक सामंजस्य बैठ जाता है या होमोस्टैसिस की स्टेज आ जाती है। तो इसी अवस्था को हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। या पारिस्थितिकी में जो चरम अवस्था है उसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं। जैसे क्लीमेंटस ने जो क्लाइमेक्स स्टेज है उसके बारे में क्लाइमेक्स स्टेज के 3 प्रमुख लक्षण बताए। पहला ये है कि एकता होगी, यूनिटी, यानी जो चरम समुदाय होता है वो एक संगठित इकाई होती है और ये उस स्थान की जो जलवायु है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी, यानी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसका वातावरण के साथ सामंजस्य बना रहता है, स्थिर रहता है। तीसरा ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है। क्लीमेंटस के अनुसार जब कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसमें एक जीव के समान एवं एक जीव क्या होगा, वृद्धि करता है, विकसित होता है और परिपक्वता को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या है, क्लीमेंटस ने जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसको सुपर ऑर्गेनिज्म की उपमा दी, यानी किसी जलवायु क्षेत्र में चरम समुदाय की विकास की अवस्थाओं के विशेष लक्षण होते हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे जीव समुदाय में भी परिवर्तन होता रहता है। जो चरम समुदाय है या क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसके बारे में 2 सिद्धांत प्रसिद्ध है। पहला एक चरम समुदाय सिद्धांत या मोनोक्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी। इस सिद्धांत को क्लीमेंटस ने प्रतिपादित किया और इसके अनुसार चरम जो समुदाय होता है उसका निर्धारण जलवायु द्वारा होता है। इसे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरीज ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं उसमें पहली है मोनोक्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी। इस सिद्धांत को क्लीमेंटस ने दिया और इसके अनुसार जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसका निर्धारण वहाँ की जलवायु द्वारा होता है। इसे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कहते हैं। दूसरी बहु चरम समुदाय सिद्धांत या पॉली क्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी है। इस सिद्धांत को टेंसले ने प्रतिपादित किया और टेंसले के अनुसार जो चरम समुदाय है उसको नियंत्रित करने वाले कई कारक होते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के पश्चात क्लीमेंटस ने भी माना कि एक कारक की अपेक्षा कई कारक होते हैं जो चरम समुदाय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो टेंसले के अनुसार वातावरण का कोई भी कारक क्लाइमेक्स स्टेज को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित करने वाले कारक के अनुसार ही उस क्लाइमेक्स जो स्टेज है उसका नाम दिया जाता है। जैसे एडेफिक क्लाइमेक्स, यदि मृदा की से प्रभावित होकर कोई क्लाइमेक्स स्टेज विकसित होती है तो उसको मृदीय चरम कहते हैं और यदि बायोटिक कम्युनिटी की वजह से होती है तो उसको जैविक चरम या बायोटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। तो इस तरह से कई तरह की हो सकती हैं या फिर भू आकृतिक जो कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिफाइन होती है तो टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स कह देंगे। यदि किसी अग्नि की वजह से यानी फायर की वजह से कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तो उसको फायर क्लाइमेक्स कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसका टॉपिक ख़त्म हुआ। आप अपनी जो भी अवेलेबल आपके पास बुक है उसमें से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है।
जिससे पता भी लगता रहे कि देखते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चे देख रहे हैं। अदरवाइज़ जब कोई लायक नहीं होता, कोई उसको देखने का टाइम नहीं दिखाई पड़ता है, तो लगता है कि हम लोगों की जो बना रहे हैं उसमें अपना जो समय दे रहे हैं वो ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो वीडियोस। थैंक यू।